कुछ ज्यादा शोर वोर तो नहीं आ रहा? हमने क्या करा, फिर से रिवाइज करते हैं आज पूरे सीआरपीसी को। जी सर। मतलब सर स्टार्टिंग से। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और इन दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। दोनों रास्ते में जा रहे थे, मजाक मजाक में ए ने बी को पीछे से मुक्का मार दिया। बी को गुस्सा आया, पीछे मुड़ा, ए को थप्पड़ मार दिया। अब ए को और गुस्सा आया, ए ने ईंट उठाई, बी के सर में मार दी। बी के सर से खून निकलने लगा, चित्त होके गिर गया। अब बी बन गया भैया विक्टिम। कौन बन गया? विक्टिम। ए बन गया एक्यूज। यही है ना? स्टार्ट किसने करी? ए ने। कोई बात नहीं। अब जो है बी विक्टिम था, इसने क्योंकि एलिजिबल हो जाता है किसके लिए? कानूनी कार्रवाई करने। 112 पे कॉल कर दी इसने। 112 पे कॉल करी, पुलिस आई, गाड़ी आई, उठा के हॉस्पिटल लेके गई और साथ में जो नियरेस्ट पुलिस थाना होता है उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए अपनी गाड़ी लेके। अब बी के सारे बयान वगैरह लिख के गए, एफआईआर लॉन्च हो गई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ही होता है ना केस। जी सर। एफआईआर लॉन्च हो गई, ठीक है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद अब ये देखता है कि ये जो सेक्शन बन रहे हैं एफआईआर में, ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है जी। अब यदि ये कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, डायरेक्ट इस पर क्या स्टार्ट हो जाएगी? इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। जी सर। क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। जी सर। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी दो चीज है। यदि उसमें पनिशमेंट है 10 साल से ऊपर का तो 3 महीने का टाइम लेते हैं, और उससे कम का होता है तो शायद 6 महीने 2 महीने का टाइम, मतलब 60 दिन और 90 दिन का वो होता है। क्या होता है ये ध्यान है ना? सिंपल इम्प्रीजमेंट है तो 60 दिन के अंदर इनको चार्जशीट फाइल करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है। और यदि नॉन सीरियस है तो 90 दिन के अंदर उसको फाइल करना होता है, जो भी एक्स वाई जेड। जी सर। मैक्सिमम टाइम है ये। करने को 10 दिन में कर दे, 15 दिन में कर दे, जी 20 दिन में कर दे, बट ये मैक्सिमम टाइम होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हम सीआरपीसी में पढ़ चुके हैं। तो हम पूरी सीआरपीसी को ऐसे खत्म कर रहे हैं, मतलब सॉरी, इसको बीएनएसएस को। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। अब इसके दो नाम हो गए। एक तो हो गया इसका नाम पुलिस रिपोर्ट, है ना, या इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं चार्जशीट। जी सर। ठीक है। अब ये चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट जब कोर्ट में फाइल हो जाएगी, फाइल किसके पास होगी? ये जितने भी एक्यूज बनाए होंगे, जो मजिस्ट्रेट साहब को लगता है, अभी एक्यूज नहीं आया है। यहाँ भी मैं एक पॉइंट है आपको बताना। पुलिस भी मजिस्ट्रेट को केस को समझाती है, जनाब ऐसे हुआ, ऐसे वो पूछती है कि भाई ये इसको ये एक्यूज बनाया, इसका क्या रोल है, ये एक्यूज बनाया, इसका क्या रोल है, ये एक्यूज बनाया, इसका क्या रोल है। उसके बाद जितने एक्यूज बने उनको उन्होंने समन कर दिया। समन करने के बाद में खुद को कोर्ट सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या कराता है? इंक्वायरी करेगा वो। यही बताया था नहीं बताया था मैंने?
जी। इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, जज सेटिस्फाई हो गए। तो यहाँ पे ये क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है। क्या होता है यहाँ पर, चार्ज फ्रेम हो जाता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या चलता है, ट्रायल चलता है। ठीक है जी। अब ये यहीं पर ये डिसाइड हो जाता है कि यदि कोई सेक्शन ऐसा जुड़ जाता है, या इस चार्ज शीट में जब कोर्ट में आई थी उसमें ही कोई ऐसा चार्ज आ जाता है कि वो सेशन ट्रायल है, तो यहीं पर वो फाइल क्या हो जाती है, फाइल को सीजीएम साहब फाइल को क्या नाम, कमिट करके सेशन ट्रायल में भेज देंगे उस फाइल को, उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे वो। या जब चार्ज फ्रेम हो रहे थे, चार्ज फ्रेम करते टाइम मजिस्ट्रेट को लगा तो भाई इसमें एक सेक्शन ऐसा है और जुड़ना चाहिए, ठीक है, तो उसमें एक सेक्शन जोड़ दिया, सेशन ट्रायल का एक सेक्शन आ गया। बेशक सारे सेक्शन जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है, लेकिन एक सेक्शन भी यदि सेशन ट्रायल होगा तो पूरी फाइल कमिट होकर कहाँ चली जाएगी, सेशन में चली जाएगी। ठीक है। अब ये जो अब कहीं भी है, सेशन में चल रहा हो या मजिस्ट्रेट के यहाँ, जब यहाँ पर ट्रायल चलेगा तो इसमें विटनेस कैसे आएंगे ये हमने पढ़ लिया, एविडेंस कैसे लिए जाएंगे ये हमने पढ़ लिया। अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए, मतलब आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट। एक लास्ट पॉइंट होता है हमारा फाइनल आर्गुमेंट का। फाइनल आर्गुमेंट भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब जज साहब को जजमेंट सुनाना है। अभी ध्यान रखना, जजमेंट सुनाना है अभी। तुम हाथ में गंदा कर। ठीक है, फाइनल जजमेंट नहीं है, केवल जजमेंट है अभी, कि वो उसके जो व्यक्ति है, ये जो हमने ए व्यक्ति लिया था, जो हमने वो बना रखा है एक्यूज, ए फॉर एक्यूज होता, इसने वो ऑफेंस किया है या नहीं किया। जजमेंट ये प्रूव करेगा, ये केवल कि यदि इसने वो ऑफेंस किया है तो ये हो जाएगा कन्विक्टेड, सॉरी हाँ, इसको मिलेगा कन्विक्शन हो जाएगा। और यदि ये प्रूव नहीं हुआ कि भाई इसने नहीं किया तो इसको कर देगा एक्विटल को। इसके बीच में डिस्चार्ज वगैरह की भी हमने स्टोरी पढ़ ली थी सारी की सारी। तो जब ये जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा कि वो इक्विटल है या उसको कन्विक्शन है, इस वाले स्टेज पर आज हमें कि जजमेंट प्रोनाउंस कराया जा रहा है। ऊपर का जो भी मैंने ये कहानी बताई थी ए और बी से स्टार्ट करके, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो पूरी BNSS का हमने शुरू से लेकर एंड तक खत्म कर लिया, नहीं कर ली? जी सर। तुम भी चुप, हम भी चुप। तुम्हारा फेस तो मैं देख नहीं सकता, मेरा फेस देखते रहो बस आप। नहीं पढ़ाऊंगा साहब। बोलो, हम तो लर्नड एडवोकेट है, सब बोलो। भाई क्या नाम है, ट्राइब्यूनल के जो जज है ना बड़े मजे लेते, जजमेंट इन एवरी ट्रायल। तो ट्रायल होगा तो जजमेंट होगा ही होगा। एनी क्रिमिनल कोर्ट और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो क्रिमिनल कोर्ट का जो उसके पास में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, सेल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। सेल लिखा है, ध्यान रखना। तो भाई वो ओपन कोर्ट में ही जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है। है ना। ओपन कोर्ट का मीनिंग क्या होता है, बताओ। चलो ओपन कोड वही ना, मतलब पता है कर। अरे लाल किले पे
जज साहब बैठ गए वहीं स्टेनो जी सर। ओपन में, हाँ। बिल्कुल पेड़ के नीचे वहां पे। अब चल रहा है कोर्ट, उसको ओपन कोर्ट कहते हैं। अरे मैया, अरे मैया, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? ले। अरे सोनम सिंह, जी सर। उसी को कहते हैं। और उनके प्लीडर, एडवोकेट, और दूसरे एडवोकेट भी अपने अपने केसों के बारे में, कोर्ट का स्टाफ सारा बैठा हो, उसको कहते हैं ओपन कोर्ट। और दूसरे में होता कैमरा प्रोसीडिंग। ठीक है जी। जी सर। कैमरा प्रोसीडिंग में कौन होता है? केवल विक्टिम होगा, उसका एक एडवोकेट होगा। एक्यूज को भी अलग बैठा दिया जाता है, जो उसको वो देखे ना विक्टिम को। ठीक है, उसको कहते हैं कैमरा प्रोसीडिंग। पूरे कोर्ट को क्या कर देना, हाँ तो बोले। बंद कर देना चारों तरफ से। ठीक है। और ओपन कोर्ट का मतलब जी। होता है कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई भी देखो, आ, उसको कहते हैं हम ओपन। ओपन कोर्ट। तो जी देखो, सर। कोई भी जजमेंट है वो ओपन कोर्ट में ही प्रोनाउंस किया जाएगा। प्रोनाउंस का मतलब सुनाया जाएगा। किसके द्वारा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? जज साहब। जज साहब का ही दूसरा नाम प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। Immediately after the termination of the trial, at some subsequent time, not later than 45 days, Oh my God. which अच्छा। notice shall be given to the party their advocates or their advocates। मतलब जो ट्रायल था कंप्लीट हो गया। ट्रायल कंप्लीट होता है जब फाइनल आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फाइनल आर्गुमेंट। जो इधर उधर वकील दो धड़ 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 धड़, जो सारा क्रॉस में इसने ऐसे बोला, ये क्वेश्चन ऐसे बोला, ये उसने ऐसे बोला, वो उसने बोला, एक पॉइंट बचा। जो फाइनल आर्गुमेंट है, उस फाइनल आर्गुमेंट में किसने, दोनों वकीलों ने बहस कर ली, सब काम हो गया। जिस दिन फाइनल आर्गुमेंट भी कंप्लीट हो गए, प्रोसीडिंग पूरी, ट्रायल पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। वो उससे 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, बट 45 दिन से ज्यादा वो टाइम नहीं लेंगे जज साहब। 45 दिन के अंदर अंदर में उनको जजमेंट सुनाना होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? और जब जी भी सर। जजमेंट सुनाने रखेंगे, वहां पर एक्यूज भी आएगा और विक्टिम भी आएगा। जब दोनों उपस्थित होंगे वहां पर, एक्यूज भी और विक्टिम भी, जी। उनके एडवोकेट भी, उनके सामने जब जज साहब उसका ऑर्डर सुना रहे होंगे, उसको कहते हैं ओपन कोर्ट। अब तो कंफ्यूज ओके नहीं सर। नहीं सर। है? नहीं आया समझ में? आगे सर। आगे सर आ गया। ठीक है, ए वाला पॉइंट। अब देखो क्या क्या होता है। डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट बाय, किसके द्वारा जाएगा? पूरा का पूरा जो जजमेंट है, वो पूरा का पूरा जजमेंट जो जज साहब ने 10 पेज का, 20 पेज का, 40 पेज का, 100 पेज का या 5 पेज का, सारा का सारा पढ़ के ओपन कोर्ट में जज साहब उसको सुनाएंगे। कर रही है। अब यहाँ कोई और नहीं सुनाएगा, काम किसका है? जज साहब का। ठीक है, डिलीवरी करेंगे, वो देंगे जजमेंट। बी पॉइंट कहता है रीडिंग करके, रीड आउट द होल जजमेंट, पढ़ के भी सुनाएंगे भाई वो। सी, by reading out
द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द जजमेंट। मतलब पूरी की पूरी जजमेंट की कॉपी तो देंगे, बाद में देंगे वो, लेकिन उसकी जो रेलिवेंट चीजें हैं, भाई तुमने क्या क्या किया, तुम्हें सजा क्यों दी जा रही है, तुमने ऐसे क्या क्या, वो रेलिवेंट पार्ट को भी पढ़ के सुना सकते हैं। मान लो 100 पेज का जजमेंट लिख दिया, तो 100 पेज को ना पढ़ के 10-20 पेज ही पढ़ के उसको, मतलब जो रेलिवेंट चीजें हैं वो पढ़ के उसको सुना देंगे, जजमेंट उसको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक, एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंस, और उसका मतलब भी बताएंगे, of the judgment in the language which understood by the accused or his advocate। अब जजमेंट या तो इंग्लिश में लिखा या किसी भी भाषा में लिखा है, लेकिन यदि एक्यूज को हिंदी आती है तो हिंदी में ही सुनाएंगे, बेशक उसका जो एडवोकेट है ना वो अंग्रेज की औलाद क्यों ना हो, एक्यूज को भाषा वो आनी चाहिए, उस भाषा में वो सब सुनाएंगे। इसलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भारत में 27 स्टेट है, 27 या 29 जो भी है, लेकिन हम जिनको केवल हिंदी आती है या हिंदी इंग्लिश आती है, हम केवल शायद 9 स्टेट में ही जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा क्यों बोलता हूँ मैं, 9 या 11 शायद। इसका मतलब हमें और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी फिर। अरे क्यों सीखोगे भाई, जुडिशरी तो स्टेट लेवल का होता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी लेती है। जी। यूपी का दोगे तो यूपी में नौकरी रहेगी आपकी, यूपी में कहीं भी। दिल्ली का दोगे दिल्ली में, दिल्ली की लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी नहीं होती है। यूपी की हिंदी इंग्लिश दोनों होती है, वो चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो पूरे जजमेंट को उसको सुनाएंगे। ये हमारा 392 का सबसेक्शन 1 कहता है, ये वाला। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सर, अभी किसी को कोई डाउट है सबसेक्शन 1 में? नो डाउट। सबसेक्शन 2 देखो, वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लॉज ए, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है ए वाले में, जो हम डिलीवर्ड की बात कर रहे थे, ऑफ सबसेक्शन 1, डिसाइडिंग ऑफिसर शैल cause it to be taken down in the shorthand, a signature transcript, the every page thereof, as soon as it made ready within it, the date of the delivery of the judgment in the open court। यदि वो मान लो जजमेंट उन्होंने लिखा नहीं है अभी तक, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो उसका स्टेनो वगैरह नहीं होता उसको, उसका ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करते रहेंगे, डिलीवर करते रहेंगे, लिखवाते रहेंगे, दोनों होंगे, और साथ साथ उसका मतलब भी समझाते रहेंगे, और उससे बोल देंगे भाई यदि ऐसा हुआ है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर में फाइनल उसको लिख के वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, या उनको देना होता है पूरा जजमेंट। अभी तो लिखा नहीं था उसने, स्टेनो ने उसको तो भरी कोर्ट में डिक्टेट करके पूरा का पूरा जजमेंट लिखवा दिया उन्होंने, 1 घंटे 2 घंटे जो भी लगाए, तो शॉर्ट हैंड में लिख लेता है, जो उसका स्टेनो होता है, न्यू करके कोई भाषा होती है उसकी, ऐसे ऐसे जो भी है शॉर्ट हैंड की भाषा होती है, उसमें उसने उसको लिख लिया, बाद में उसको फेयर करके जज साहब को दिखा देगा, जज साहब उसको पढ़ के, हाँ जब वो स्टेनो से उसको कौन सी भाषा में लिखवा रहे होंगे, कहाँ गई वो, शॉर्ट हैंड में लिखवा रहे होंगे ना, डिलीवर कर रहे होंगे, तो फिर उसकी जो स्टेनो जो लिख रहा है ना जिस डायरी में, उस डायरी के हर पेज पर उनको साइन करना पड़ेगा, एवरी पेज देयर ऑफ एज सुन एज। जैसे ही वो लिख के कंप्लीट होगा तो जज साहब उसको ले लेंगे, जो वो शॉर्ट हैंड में लिखवाया है
ठीक है, और उसके हर पेज पर जज साहब खुद अपने जी साइन करें। क्यों करेंगे साइन? ओके सर। क्यों करेंगे? और क्यों करेंगे साइन हर पेज पर? क्योंकि उसको उन्होंने जिस साहब ने लिखवाया उसको कोई बदल ना दे, वो स्टेनो। ठीक है, इसलिए सब ओके सेक्शन वेयर द जजमेंट और ऑपरेटिंग पार्ट देयर ऑफ द रीड आउट, या तो पूरा जजमेंट या जो ऑपरेटिंग पार्ट है, मेन पार्ट, उसको जो रीड करके रीड आउट कर रहे हैं जज साहब बी पार्ट में और क्लॉज सी में, एज द केस में भी, जैसा भी है, इट शैल बी dated and signed by the presiding officer in the open court, and it is not written with the own handwriting. Every page of the judgment shall be signed. यदि उन जज साहब की अपनी खुद की उसमें लिखा हुआ है, उसमें राइटिंग में, तो लास्ट में साइन कर दो। जी और यदि स्टेनो में लिखा है, टाइपिंग किया हुआ है, तो भाई उसकी हर पेज पर जज साहब के साइन होने चाहिए, उसके भी। ठीक है, मान लो आप किसी को नोटिस कर रहे हो, लीगल डिमांड नोटिस करा आपने, और आपने केवल लास्ट में साइन करके भेज दिया, पेज नंबर वगैरह कुछ नहीं डाले, ठीक, और उसकी कॉपी आपने अपने पास नहीं रखी, तो क्या सामने वाला आपके नोटिस को एक्सेप्ट कर लेगा? वो कहेगा जी मेरे पास तो ये जिस पे साइन है ना, वही कहेगा जी मेरे पास तो यही पेज थे, और कुछ था ही नहीं, ना पेज नंबर डाल रखे, कितने पेज थे ये भी नहीं पता मेरे को। इसलिए हम जब भी नोटिस करते, शुरू में जैसे मेरा नोटिस है 10 पेज का, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पेज पे 1/10, दूसरे उसके पीछे 2/10, 3/10, ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग? 4/10, 5/10, 6/10, और लास्ट में लिखते हैं जैसे 9/10 और 10/10, ऐसे करके। क्यों लिखते हैं हम ये, पेजिंग क्यों करते हैं ऐसा? वो हम जी सर, पानी पी लो। जिससे कि जो नोटिस के किसी पेज को वो चेंज ना कर सके, उसमें कोई वो ना दूसरा पेज ना लगा सके बीच में, और हर पेज पे हम साइन करेंगे उस पर। हम भी साइन करते हैं नोटिस वगैरह जो करते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ऐसे जज साहब भी जो ऑर्डर आपको डिलीवर करेंगे उसके हर पेज पर क्या करेंगे, साइन करेंगे अपने, यार साइन बाय हिम मतलब जुडिशियल ऑफिसर। 4 पॉइंट देखो क्या कहता है ये, where the judgment is pronounced in the manner of specified clause C of the subsection 1, the whole judgment or copy of shall be immediately made available। जो जज साहब ने उसको प्रोनाउंस कर दिया, अनीता दीक्षित कौन है भाई ये, ठीक है जी, क्या कर दिया, जज साहब ने पूरा का पूरा जजमेंट क्या कर दिया, प्रोनाउंस कर दिया, किसमें, ओपन कोर्ट में, ठीक है जी। तो जैसे ही हो जाएगा, तो एज सून एज पॉसिबल, मतलब इमीडिएटली उसकी कॉपी, किसकी, जजमेंट की, वो अवेलेबल करवानी पड़ेगी दोनों ही पार्टियों को, और भाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो। मान लो एक्यूज को भी जाएगी और विक्टिम को भी जाएगी उसकी कॉपी, दोनों की दोनों को ही, और उसका कोई चार्ज, जैसे हम लोग जो कोर्ट में कोई
पेपर निकलवाते हैं तो 5 रुपए पर पेज देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आर्गुमेंट हुए या कोई चीज होती है उसकी कॉपी जब हम निकलवाते हैं तो वहीं की वहीं पे एक एप्लीकेशन लिखते हैं अनसर्टिफाइड कॉपी के लिए 5 रुपए के, जैसे मान लो 20 पेज है तो हम 100 रुपए की कोर्ट फीस लगा देते हैं उस पर, पेज पर, वो एप्लीकेशन पर हम निकाल लेते हैं, दे देते हैं वो हमें, बिना उसके कोई ना देता पैसा, बिना कोर्ट फीस के नहीं देते। लेकिन जब फाइनल जजमेंट होता है ना ये वाला, इसकी कॉपी कोर्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक। ये हमारा सबसेक्शन 4 हो गया। 4 का प्रोवाइजो क्या कहता है, कोर्ट शैल, मैंडेटरी शैल आ रहा है, एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल upload the copy of the judgment on the portal within the period of 7 days from the date of judgment। 7 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होती है। अब मान लो कानून शहर है तुम्हारा, भाई वहां तो कंप्यूटर का सिस्टम है ही नहीं ना, वहां तो जजमेंट अपलोड होता ही नहीं है, वेबसाइट पे आता ही नहीं है, तो क्या होगा, तो 7 दिन के अंदर अंदर में उसकी एक कॉपी दोनों पार्टियों को उनको देनी पड़ेगी, बस ये होता है, प्रिंट आउट निकालते ये कर देते हैं कोर्ट, जहाँ पे सुविधा नहीं है तो इन्होंने लिख दिया ना एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, यदि प्रैक्टिकेबल है तो वो वेबसाइट पे उसके पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, बस ये इसका प्रोवाइजो है। 5वां देखो, इफ द एक्यूज इज इन द कस्टडी, यदि वो जेल में है, ऑर्डर के टाइम तो कोर्ट में लाया गया होगा लेकिन उस जेल में था, वो जेसी में था, ही शैल बी ब्रॉट अप टू hear the judgment pronounced either in the person through audio video electronic means। अब दोनों तरीका से, या तो उसको इन पर्सन, मैंने इन पर्सन का मतलब बताया था आपको क्या होता है, इन पर्सन कोर्ट में जेल से लाया जाएगा, या जज साहब बैठे होंगे, पूरा जज साहब तो मोस्टली दिल्ली में तो सारे कैमरे के सामने बैठते हैं, वहां पे बड़ा सा टीवी लगा दिया जाता है जेल के अंदर, वो जज साहब को देख रहा होगा, वो बैठा होगा, जज साहब भी उसको देख रहे होंगे, जज साहब के कोर्ट में भी एक टीवी जो क्या नाम कंप्यूटर लगा रहता है उस पर देखते रहते हैं वो भी, तब भी वो उस जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकते हैं जज साहब। ये कहता है सबसेक्शन 5, या तो कोर्ट में लाया जाएगा उसको इन पर्सन, या ऑडियो वीडियो के थ्रू वो उसमें जुड़ जाएगा और कोर्ट को देख सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना, चलो जी आगे बढ़ते। 6 क्या कहता है, इफ द एक्यूज इज नॉट इन द कस्टडी, एक्यूज क्या है, जेल में नहीं है, he shall be required by the court to attend hear the judgment pronounced except where the personal attendance during the trial has been dispensed with the sentence is one of the only or he is the acquittal। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये कहता है कि भाई मान लो जब ट्रायल चल रहा था तभी उसने एक एप्लीकेशन लगाई कि जी मैं लंगड़ा लूला हूँ, ठीक है, हेलो बढ़िया, क्या हो गया, क्लास लेना था, चलो और बताओ। आज मैं कैट गया था, बता तो मैंने कल कैट जाऊंगा। ठीक जारी आपका ना, हाँ लिखा है, बोला कुछ नहीं है, नहीं लिखा कहीं भी ना,
है तो लगाएंगे। आओगे? चलो लाऊंगा कॉपी में, कल लाता हूँ बैग में। ठीक ठीक है जी। ओनली, हाँ, dispense with, the sentence is one of only, fine only और he is equitable। ऐसे केस में जज साहब उसको प्रेस नहीं करेंगे यदि उस पर केवल फाइन है, 1000 रुपये, 2000, 5000, जो भी 10,000 रुपये, जो भी फाइन लगाना है जज साहब को, या उसको एक्विटल करना है, तब तो कहेंगे ठीक है, डिस्पेंस की हुई है ना हमने उसकी अटेंडेंस को, कि नहीं आए कोई बात नहीं, ये भी मतलब समझ जाओ। पर ऐसा होता नहीं है, मोस्टली 99% जज बुलाते हैं एक्यूज को। ठीक है, बीमार है, लंगड़ा लूंगड़ा है, आ नहीं सकता है, बहुत प्रॉब्लम है, विदेश चला गया है, कोई भी ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें वो नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका ट्रायल भी उसके एब्सेंस में ही चला था, मतलब वकील साहब के उसमें प्रेजेंस में चला था। तो ऐसे केस में बुला, लेकिन कब? यदि जज साहब उसको एक्विटल करेंगे या फाइन लगाएंगे तो, और यदि जज साहब को उसको पनिशमेंट देना है तो जज साहब कोई भी बहाना बनाएंगे, नोटिस करेंगे, समन करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको कोर्ट में जरूर बुला लेंगे। इसमें लिखा है लॉ में, मैं नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। यदि वो आ रहा है, जा रहा है तो आ सकता है। तो अभी आगे भी पढ़ेंगे कि यदि वो ऑफेंडर हो गया है, भाग गया है, 82 हो गया है, पीओ हो गया है, तो ऐसे केस में भी मैंने आपको शुरू में बताया जब 82 पढ़ा रहा था, क्या उसकी ट्रायल को रोक देंगे वो कोर्ट? नहीं रोकेंगे। कई बार रोक देते हैं, फाइल को होल्ड कर देते हैं, कई बार उसको फाइनल भी कर देते हैं। चलो, इसके प्रोवाइजो में क्या कह रहा है ये? वेयर देयर आर मोर एक्यूज पर्सन देन वन और मोर ऑफ द अटेंडेंस। अच्छा, बता देता हूँ। मान लो एक्यूज जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करके बहुत सारे एक्यूज हैं, और इनमें से मान लो डी नहीं आया और एफ नहीं आया, बाकी सारे कोर्ट में खड़े हैं, तो क्या कोर्ट इनका, इन दोनों का वेट करेगा? नहीं करेगा। नहीं। वो अपने उसको जजमेंट को प्रोनाउंस कर देगा वो। ठीक है, ये लोग आए या ना आए, ऐसे कंडीशन में भी। तो यदि कुछ एब्सेंट हैं, एब्सेंस हैं, तो उनके एब्सेंस में भी वो क्या कर देंगे, जजमेंट को प्रोनाउंस कर देंगे, या उनमें से कोई 1, 2, 4 आए या ना आए, बहुत सारे हैं तो। सातवां देखो भाई, डाउट हो तो बोल देना, क्योंकि आपको हाजिर जवाबी से पढ़ना नहीं है, तो मैं धड़ाधड़ सेक्शन खींच देता हूँ। नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट shall be deemed to be invalid reason only of the absence of the any party or his advocate on the day from the place notify of the delivery on of any omissions to serve a defect in the serving on the party their advocate any of them the notice of such day or place। भाई जज साहब जो है कोई भी जजमेंट को डिलीवर नहीं कर सकता, कोई भी जो क्रिमिनल कोर्ट है, किसमें? या तो विक्टिम नहीं आया हो, या विक्टिम का एडवोकेट, या एक्यूज ना आया हो, या एक्यूज का एडवोकेट, ये चारों के चारों कोर्ट में होने कंपलसरी है, तभी सुनाएगा। जब तक कि उनको कोई ऐसा वो ना मिला हुआ हो, जो हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था कि उन्होंने पहले से ही रिमेडी ले रखी है कि जब हम ना आए तो हमारी प्रोसीडिंग करी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लिख के दे रखा है। तो 8वां, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रक्ट और लिमिट इन एनी वे द एक्सटेंट of the provision section 500
513 या 511 जो भी है, ये देख लेना इसको, बुक में क्या है ये सेक्शन, है ना। यदि उसमें जो दे रखा है उससे बाहर नहीं जाएंगे हम, उसी के साथ साथ ही रहेगा। तो 392 आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ। अभी कोई आ गया दीक्षित सर, जी, आप आगे पढ़ाएं क्योंकि आज कोई नहीं आज बोलेगा। अनीता दीक्षित कौन है ये? अच्छा, आई भी और गई भी, आई और गई। ये ऐसे, ये वो वाले बच्चे हैं जिस क्लास में सर होते थे और गेट पर देख के वो भाग जाते थे। मुंह देख के। जी सर। और बताओ चलो। सर क्या? बात ही कर सर लेते हैं। कितनी फुर्सत से पूछ रहे हैं, कितनी फुर्सत से पूछ रहे हैं आप। हम्म। ना पूछूं? तो सर ये वाकई में जज बनना है? गर्मी हो रही है अभी तो। हैं? हम्म। गर्मी हो रही है सर अभी फिलहाल। तो गर्मी हो रही है, जज नहीं बनना इसलिए? अरे जज बन जाएगी तो घर में एसी, गाड़ी में एसी, कोर्ट में एसी, एसी में रहेगी आजकल तू। हम्म। नहीं। नहीं सर, तबीयत खराब हो जाती है ऐसे में रहने से। फिर तो गंगा जी किनारे पे झोपड़ी डाल लेना वहीं पे, आश्रम टाइप का बना ले, क्या जरूरत है कुछ करने की। सर इधर की साइड ना, आपकी साइड मतलब बहुत अच्छा वो है माहौल। वही तो कह रहा हूँ, आश्रम, आश्रम बना ले उधर एक बढ़िया सा, माता सोनम। ए भाई साहब, जय हो माता सोनम। सर मैं ये तो तो वैसे बहुत ही अच्छा है, कुछ कुछ सोनम बेवफा कुछ करना है। भी नहीं पड़ेगा। अब कोई ये नहीं कहेगा सर पढ़ाओ, बातों में तो सब मस्त, या 2 घंटे कर लो। पढ़ाओ से पढ़ाओ। सर वो तो आज बचपन से हमारे ब्लड में घुसा हुआ है। वैसे इतने सारे बच्चे जुड़ जुड़ के भागते हुए आज, अरे टॉपिक बढ़िया नहीं चल रहा क्या? सही चल रहा है। अब उन्हों की बच्चे गलती है बोल ना, रहे हैं वो आए बच्चे बोल रहे हैं जजमेंट सुनने का पैसा नहीं मिलता है, हमें हमें ट्रायल तक मिलता है बस, तो हम तो इतना ही कर सीखेंगे। अरे तो भाई मैं गधे को बोला था भाई, आप लोगों को जब जज बनोगे तो ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हें ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाना है तो तुम्हें क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे। जी। एग्जाम में तो जिसको जज बनना सर, जिसको जज बनना है वो सुन रहे हैं, और जिसको जज नहीं बनना, खाली वकील बनना है, पैसा कमाना है, वो वहीं तक सीखेंगे। भाई साहब, मान लो जज साहब ने अंदर चैम्बर में बैठ के ऑर्डर सुना दिया, ऑर्डर अपलोड कर दिया, तुम्हारे सामने नहीं सुना है, तो ऑब्जेक्शन कैसे लोगे जब तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो वकील भी कैसे बन जाओगे तुम बढ़िया वाले। आधे वकील तो जजमेंट सुनने ही ना जावे सर। और जूनियर को भेज देते हैं।
वही तो जूनियर वो जजमेंट वाले दिन तो वो आते भी ना है, ऑफिस ही नहीं आएंगे अगर उनके फेवर का जजमेंट नहीं है तो। वो तो उनको पता कि मेरी क्या औकात है, वो अपने गायब औकात हो के जाते, साथ गायब। है। गायब हो जाते हैं जजमेंट के नाम पे। चलो इस पर आप रोज बोलते हैं कि चलो, लेके कहीं पे नहीं जाते। यही बात मैं बोलने वाली, सोनम ने छीन ली। चलो भाई, चलो चलते हो गंगा के किनारे आश्रम बनाने के लिए। पिछले में बस सर कम से कम 8 महीने हो गए मैं चलते चलते, अभी हम कहीं पहुंचे क्यों ना है। नहीं उसके यार, लिए जन्नत बुलाई है माता। झूठ मत बोल भाई, झूठ मत बोल, 11वां महीना चल रहा है ये। सर 11 मत क्या, 8 तक तो ठीक है, 9 तक ठीक है। नहीं, 10 11वां भी महीना ठीक है चल रहा है, 11वां चल रहा है, 11वां। सर सही अब में नहीं हो 11 चल सकता रहा है। कुछ। अब नहीं हो सकता कुछ भी। चलो हम तो सर वरदान नहीं मिल सके 11 महीने में तो। लैंग्वेज एंड कंटेंट, वो कहा गई वाला मैडम है एडिट। बाला मैडम नमस्ते करने आती हैं बस। बस। मुझे समझ में नहीं आता, क्रिमिनल के वकील हैं, क्रिमिनल भी नहीं सीख रहे बंदे, बताओ। अच्छा, ये तो आती होगी उनको ऑलरेडी पहले से ही। सर यहाँ आपको लगता है कि बुलंदशहर में जितने भी एडवोकेट हैं, ये पढ़ के जाते हैं, पढ़ाई करते हैं? भाई बड़े इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट वकील हैं। इतनी बेइज्जती ना करो सर। सोनम भी तो बुलंदशहर वाली बनने वाली है अब। ना, ये बलायत की है, गद्दार पे आई। भूल मत, तुम्हारा रास्ता यही होकर निकले हैं। है, मतलब कि निकलन नहीं दोगे? डेली अप डाउन करेगा कि डेली? नहीं नहीं ना सर, सर, मैं तो। हमारे मकान में एक कमरा और खाली है, वहां पे सोनम आएगी। साला मकान मालिक भी कहता होगा मेरे मकान पे वकीलों ने कब्जा कर रखा है, हैं? रूम रेंट वगैरह को बड़े प्यार से कहता होगा, बेटा रूम दे पहुंचा देना, रूम किराया बड़े है। अगर जो हम कह देना कि हम 20 तारीख को देंगे तो 20 को 25 को ही पूछता है। भाई सबसे पंगे ले लो, वकीलों से पंगे मत लेना बस। कब मेरे मकान पर कब्जा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जज भी कहेगा अच्छा वकीलों को परेशान कर रहा है, तू अभी रुक जा। सर ऐसा कहीं है कि कहीं सर एडवोकेटों को सर, रूम लड़कियों नहीं मिलता लड़कियों को हो? तो फिर भी दे देना है, लेकिन अगर गलती से कोई जेंट्स वकील आए वहां से पहले पूछ लेना कौन लड़का है, हम नहीं देंगे जी, कतई नहीं देंगे। वो पक्का कब्जा कर लेगा वो तो। सीधा मना कर रहे हैं लड़कों के लिए तो। चलो जी, अभी कहता है एक्सेप्ट और अदर, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड दिस संहिता एवरी जजमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 392। जो अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा था ना, सारे जजमेंट उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस किए जाएंगे, चाहे वो एमएम कोर्ट के हो, चाहे वो सेशन कोर्ट के हो। ठीक है जी। अच्छा एक चीज देखो, जितने भी ये लॉ हैं, क्या ये लॉ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेबल होते हैं? जहां तक है मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं होते सर। वो अपना ही अलग लॉ बना देते हैं जब ऐसी कोई बात आती है तो। अलग हो नहीं, वहां तो लॉ पॉइंट पे बात होती है केवल, हाँ, लॉ तो चलता ही नहीं है वहां तो। कॉन्स्टिट्यूशनल और होता है कहीं ना अधिकतर। कहीं कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ तुरंत उस पे नया ही कुछ बन जाएगा। हम्म, ये है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है।
चलो जी, तो इसका ए शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब जैसे कि आपका यूपी को लेकर एग्जांपल चलते हैं, यूपी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो लैंग्वेज है क्या है, हिंदी, तो वो हिंदी हिंदी में ही टाइप किया जाएगा। हिंदी दिल्ली में इंग्लिश है तो वो तो इंग्लिश इंग्लिश में में ही, टाइप किया जाएगा। केरल में मलयालम में तो मलयालम में टाइप होगा। हम ये कहना चाहते हैं लैंग्वेज ऑफ द कोड, जो उस कोड की लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज, जो उस न्यायालय की भाषा है। हाँ उसी लैंग्वेज में वो जो है जजमेंट लिखा जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। बी shall contain in the point or points for determination the decision thereon and the reason of the decision। पॉइंट एंड पॉइंट का मतलब है जैसे यहाँ लिखा पैरा नंबर 1, इसमें लिख दिया, फिर पैरा नंबर 2, ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हाँ स्टेप भाई, बाय ये स्टेप। क्वेश्चन के बाद में उसका जो भी उसने क्राइम किया नहीं किया है, उस क्वेश्चन के नीचे एक ही क्वेश्चन, उसका आंसर एक ही पैरे में आ जाएगा। ऐसे भाई इसने इसमें ये कहा था, एफआईआर में ये बोला, वो इस बयान में ये बोला, इसमें ये बोला। उस पैराग्राफ में ये लिखा होता है कि ये अपराध आप पर आरोपित किया जाता है, आप पे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से आ गया। सी देखो, सेल स्पेसिफाई द ऑफेंस, भाई हर ऑफेंस को स्पेसिफाई किया जाएगा, इफ एनी ऑफ विच एंड सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन भी लिखे जाएंगे उसके अंदर। अदर लॉ है तो वो भी लिखा जाएगा। एक्यूज इज कन्विक्टेड एंड पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड, किस सेक्शन में वो उसके पास दोष सिद्धि हुई है उसके लिए और उसको कितनी सजा मिली है, पनिशमेंट, वो सारी की सारी जजमेंट, फाइनल जजमेंट। सेक्शन में कितने टाइम के लिए दो सिद्ध किया जाता है। हाँ, डी इफ इट इज बी ए जजमेंट ऑफ द इक्वेटल, यदि इक्वेटल का जजमेंट है वो, shall state the offense of which the accused is acquittal or directed to he be set the liberty। तो जिन जिन सेक्शनों में वो इक्विटल हो गया वो सारे सेक्शन लिख दिए जाएंगे वहाँ पर कि ये सेक्शन थे, इसको कोई ऑफेंस नहीं बनता, इक्विटल कर दिया जाता है और उसको लिबर्टी दे दी जाएगी, सारी की सारी छोड़ दिया जाएगा। तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। सब सेक्शन 2 देखो, when the conviction is, जब उसको कन्विक्शन होता है, इज अंडर भारतीय न्याय संहिता, is doubtful under the 2 sections, है ना, under which of 2 parts of the same section of the संहिता offense falls, the court shall be distinctly express the same and pass the judgment the alternative। यदि किसी एक या 2 सेक्शनों में कुछ वो हो रहा है, क्या नाम, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए है या नहीं है, तो उसका एक अल्टरनेट निकाल के उसका जजमेंट पास कर देगा, कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल लेंगे, जैसे डिस्क्रिशनरी पावर होती है जजों की। टोटल कोर्ट भारत के डिस्क्रिशनरी पावर पर चल रहे हैं, बहुत बुरा हाल है भाई साहब। अगर आपको सीजेआई के पद पे बैठा दिया जाए सर, तो आप सिस्टम को सुधारने के लिए पहला कार्य क्या करें? एन ऑफेंस पनिशेबल ऑफ डेथ या अल्टरनेटिवली द इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रीजमेंट फॉर द टर्म ऑफ द ईयर्स, सालों साल के लिए। द जजमेंट शैल स्टेटेड द रीजन ऑफ द सेंटेंस अवॉर्डेड एंड in the case of sentence of death the special reason of for the such sentence। यदि उस जजमेंट में उसकी डेथ है तो स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा कि डेथ क्यों है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो वो लिखना पड़ेगा अलग से, अलग से लिखना पड़ेगा, उसी में एक पैराग्राफ बना के पूरा, भाई इसको क्यों लाइफ इम्प्रिजमेंट देना है, तो पूरे ट्रायल का निचोड़ लिखेंगे जज साहब।
ये है वहां पर। चौथा, when the conviction is for the offense is punishable with the imprisonment for the term 1 year or more, 1 साल या 1 साल से अधिक के लिए, but the court impose the sentence the imprisonment for the term less than 3 months, it shall be record the reason for the awarded of the। अच्छा, कोई ऑफेंस है, ठीक है, किया उसने, और उसमें जो उस सेक्शन में क्या था, 1 साल और 1 साल से अधिक की सजा है, लिखा ना, 1 साल या अधिक, 1 साल से अधिक की सजा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो उनने क्या करी, जज साहब ने 3 महीने की सजा दे दी उसको, क्योंकि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो भाई 1 साल की यदि मिनिमम सजा थी, तुमने 3 महीने की सजा दी है उसको, तो उसका क्यों भी दी है? रीजन जज साहब को लिखना पड़ेगा, क्यों दी है। जी जी सर। ठीक है, जजमेंट में वो सब क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा जज साहब। चलो नेक्स्ट 5, व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड डेथ की उसको सजा दे दी, तो भाई उसको उसी ऑर्डर में डायरेक्शन दी जाती है, वो जजमेंट में डायरेक्शन दी जाएगी, लिखा होगा साफ साफ, द सेंटेंस शैल डायरेक्टेड दैट he be hanged by the neck till he is dead। इसको जब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। अच्छा ये बताओ, किसी को फांसी की सजा देनी थी, जी रस्ते पे उसको लटका दिया फंदे पे, रस्सी टूट गई, तो क्या जी। उसको दूसरी रस्सी लाके दोबारा से फांसी दी जाएगी? नहीं सर, पर तो नहीं सर। जजमेंट में नहीं देंगे ना वो, जब तक उसके मरने तक उसे फांसी दी जाए। और रस्सी टूट गई तो रस्सी रस्सी पर तो पहले ही देखी जाएगी ना, रस्सी मजबूत वाली सर। क्या, मैंने पूछा टूट रस्सी गई में टूट तो टूट गई तो दूसरी लाई जाएगी। ना, फिर नहीं नहीं लाई लटकाया जाती जाएगा, सर। नहीं सर, फिर नहीं होगी जी सर। उसे। फिर नहीं लटकाया जाएगा, वो इसके ऊपर कोई जजमेंट है, वो लॉ नहीं है, यहाँ कोई सर डिस्क्रिप्शन नहीं मैंने है कोई। ऐसे कुछ वीडियो देखी थी शायद, प्रॉपर याद ना रही। एक ही बार लटकाया जाता है, फिर उसके बाद में उसे वो कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है सर। मान लो उसको इम्प्रिजमेंट। फांसी की सजा है सुबह 5 बजे, हाँ जी। ठीक है, AM पर, गर्मी के मौसम में मान लो, और उसको 3 बजे तेज बुखार चढ़ जाता है, नहीं दी जाएगी सर, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसका शरीर भुन जाता है पूरा बुखार से, नहीं दी जाएगी। और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उस व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं दी जी। जाएगी। तो क्या मरना तो कैंसर से भी है, वो फाइनल स्टेज पर है वो, तो क्या कैंसर पीड़ित है, बीमार है, क्या उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, फांसी पर लटका देंगे, चल साढ़े 3 घंटे तो 2 घंटे हॉस्पिटल बाद, लेकर जाएंगे फिर फांसी पर नहीं लटकाएंगे तो। भाई उसका 3 बजे, प्रॉपर इलाज होगा, हाँ, क्योंकि लॉ में लिखा क्योंकि हुआ सर है कि जो फांसी भी अगर अगर दी उसे जाएगी जुकाम भी तो हो रहा है ना, फिट बंदे को दी खांसी भी हो जाएगी, रही है, स्वस्थ बंदे को दी जाएगी वो। फांसी देने से पहले उसकी इतनी अच्छी देखभाल करी जाती है, प्रॉपर उसकी मेडिकल जांच होती है। पूरा बॉडी चेक किया जाता है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। जी। चलो, एवरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 136 सब सेक्शन आज ना एवरी ठंड करवा दो बस। फाइनल, देखो लिखा ना, एवरी फाइनल ऑर्डर या फाइनल जजमेंट मेड अंडर सेक्शन 144 164 ऑफ द सेक्शन 166 shall contain the point to or points
with the determination of the decision thereon and the reason of this decision. ये जो हमने ऊपर पढ़े थे ना, उनको भी फॉलो किया जाएगा, लिखा जाएगा उनके बारे में, जो हमने शुरू में पढ़े थे ना, 157, 116, 136, 144, 164, ये सारे, उनको भी वो कंटेंट भी पॉइंट टू पॉइंट इसमें लेके आया जाता है। तो ये हमारा हो गया 193 वाला सेक्शन। 194 क्या कहता है? ठीक है जी, ऑर्डर 394, ठीक है जी। ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग द एड्रेस ऑफ द प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। अब ये जो 93 के जो लास्ट के 2-3 सेक्शन थे, बड़े भारी भारी सेक्शन थे, डर लग रहा था भाई फांसी दो, ये करो, वो करो, लटका दो। अब आसान वाली बात। अब क्या है, मान लो, चलो करते हैं। When any person having been convicted by the court in India of an offence the punishable with imprisonment for the term of 3 years और upward, 3 साल या 3 साल से अधिक, is again convicted of the any offence, किसी दूसरे केस में भी, दूसरे ऑफेंस में भी दोबारा से कन्विक्टेड हो गया हो, है ना, अंडर एनी ऑफ those section or chapters with the imprisonment of the term of 3 years or upward by any court other than what is the magistrate of the second class, sorry क्या बोल रहा हूँ मैं, the magistrate of the second class, such court may, it if it think fit at the time of the passing the sentence of imprisonment, such person also order that his residence or any change of or absence from such residence after the release of the notification there herein after provided for a term not exceeding the 5 years from the date of the expiration of the such sentence। 5 साल से ज़्यादा के नहीं, पीछे 5 साल के उसके ऑफेंस देखे जाएंगे। यदि वो कर रखा है तो उसकी सज़ा क्या होगी, इनहेंस कर दी जाएगी। इनहेंस मतलब जो आज के केस में जो उसको सज़ा दी जा रही है उसको बढ़ा दिया जाएगा। यदि पहले से भी वो कन्विक्टेड है, सज़ा काट चुका है, तो सज़ा कम नहीं होगी और सज़ा उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बस ये कह रहा है। और उसने जितने भी एड्रेस चेंज करे ना, पते वते, वो सारे वहाँ पर नोटिफाई किए जाएंगे। एड्रेस, उसका कोई एड्रेस चेंज हुआ है, उसके रेसिडेंस का या उसके एब्सेंस में कहाँ कहाँ रहा था, वो सारे के सारे एड्रेस वो नोटिफाई किए जाते हैं जजमेंट के अंदर। 394 का सबसेक्शन 1। अब 2 देखो क्या कह रहा है। The provision of subsection 1 with the reference to the offence named therein apply also the criminal conspiracy to commit such offence and the abatement of the offence, the attempt to the commit them। उनने बोला कि इन सब सेक्शनों में हर किसी में नहीं, छोटे छोटे केस होते हैं। या तो उनने क्या करा है, ठीक है ना, उसके नाम से क्या हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, या कोई ऐसा ऑफेंस हुआ, अबेटमेंट का हुआ, किसी को उकसाया है, या अटेम्प्ट टू, या कुछ ऐसा गलत काम करने के लिए भागा है, अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो ऐसे केसों में ये जो ना 1 प्रोविजन है, इसी का ये फर्दर आगे है। एक में दे देता, लेकिन मैं सबसेक्शन 2 बना दिया है, बस, और कुछ नहीं है इसका। 3 क्या कह रहा है, इफ सच कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन द अपील और अदरवाइज सच ऑर्डर शैल बिकम वॉइड। क्या हो जाएगा वो, यदि वो जो उसको कन्विक्शन हुआ और वो अपील में चला गया और अपील में उसको सेट असाइड कर दिया, खत्म कर दिया उसको, तो बस
जो ऑर्डर था वॉइड हो जाएगा वो। चौथा देखो, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन may also be made an appellant court or by the High Court, Court of Session, when the exercising its power of the revision. An order under this section, इसमें कोई ऑर्डर हुआ और वो अपीलेंट कोर्ट में चैलेंज कर लिया जाता है, तो उनकी ये पावर है कि या अपीलेंट कोर्ट को वापस कोर्ट को भेजेंगे, ठीक है अभी इसको रिवीजन में लेके आ जाओ, रिवीजन करो, इसकी द्वारा से इसका ट्रायल चलाओ, वापस जाओ, इसको वापस ले जाओ, ये पावर होती है। पुनर्विचार किया जा सकता है। हाँ, पुनर्विचार के लिए, रिवीजन मतलब उसके लिए पुनर्विचार के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन मेक रूल टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग to the notification of residence or change of or absence from the residence by the release the convicted। अब ये क्या कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दिया या कोई रूल बना दिया कि जो उस व्यक्ति को कन्विक्शन हुआ था उससे उसको क्या करो, छोड़ दो, रिलीज कर दो, बस। तो रिलीज कर दिया जाएगा। सच रूल में प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ब्रीच देयर ऑफ एंड एनी पर्सन चार्ज with the breach of any such rule may be tried by the magistrate or competent jurisdiction in the district in which the place last notified by him his place residence is situated। क्या कह रहा है, such rule may be provide the punishment for the breach, यदि उनने जो एड्रेस जो दिए थे अपने और वो एड्रेस सही नहीं दिए, पता लगा कि जो एड्रेस थे जो नोटिफाई कर रहा था उस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक और केस लग जाएगा उसके ऊपर, बस कि भाई उसने क्या करा है, ब्रीच किया है, चार्ज विद द ब्रीच, ठीक है ना, चार्ज विद द ब्रीच, उसके लिए भी एक और बन जाए। जो भाई हमने से बार एड्रेस मांगे, एड्रेस ही गलत दे रहा था ये, तो एक सेक्शन नोट होगी दो इसके ऊपर आगे कोर्ट को गुमराह करना। हाँ, $95 पढ़ लेते हैं ना, आलस नहीं करते। मेरे अंदर तो आलस है, तुम्हारे अंदर मुझसे भी ज्यादा आलस है। देखो ऐसा है ना, अभी हम लोग हैं, ठीक है, अब कई बार हमने जब BNS पढ़ा था तो हमने पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे हम, फाइन और पनिशमेंट, ठीक, या फाइन एंड पनिशमेंट, ऐसे ही होता था ना। तो मैं दोनों का मतलब समझाता था, और का एंड का क्या मतलब है, कोई बताएगा? एंड का मतलब और, मतलब जैसे फाइन और पनिशमेंट मतलब ये है कि एक दिया जाएगा, फाइन एंड पनिशमेंट दोनों दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। फाइन एंड पनिशमेंट मतलब दोनों से पनिश किया जाएगा। इसमें क्या है, या तो फाइन लगाया जाएगा या पनिशमेंट दिया जाएगा। एंड लगा हुआ है तो केवल फाइन भी दिया जाएगा और पनिशमेंट भी, दोनों के दोनों दिए जाएंगे। जी सर। और लास्ट में जब कोई चीज एक दिया जाता है, ठीक है, आई थिंक जब कोई चीज एक दिया जाता है उसमें ईदर लगा होगा, OR और अच्छा, एंड है तो या तो फाइन होगा या पनिशमेंट, सॉरी दोनों ही होंगे, उसको दोनों ही होंगे, फाइन विद पनिशमेंट लिख दिया। 1000 रुपये प्लस 1 साल की सजा, और 1000 रुपया ना देने पर 3 महीने की इस सजा का 1/4 मतलब 12 महीने का
1/4, 4 3 महीना या 12, 3 महीना, 3 महीना बना दिया। और 1 साल 3 महीना उसकी सजा हो जाएगी, मतलब 15 महीने की सजा काटेगा तो 1000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे उसको। ये मैंने समझाया था, नहीं समझाया था पहले कभी, वंस अपॉन ए टाइम? समझाया था सर। हमने तो सब समझाया, तुमने कितना याद है उसकी बात है, इधर लेके आइए, कहानी। उसमें बस इतना याद है जितना बता दिया। इधर लेके आइए, इधर। चलो, और फिर वही कंपनसेशन होता है, पे, ऑर्डर टू पे द कंपनसेशन। अब देखो, when the court impose the sentence of fine, लगा देना फाइन, और सेंटेंस इंक्लूडिंग द सेंटेंस ऑफ डेथ, कि भाई डेथ भी देनी है उसको, इसमें डेथ भी जी इंक्लूड है, भाई इसको फांसी की सजा दी जाए और इस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा जाए। ये कौन से केसों में होता है? आई थिंक ये तो उसमें मर्डर में होता है। महिलाओं वाले केसों में भी अधिकतर यही होता है। हाँ 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना, पोक्सो वोक्सो जो केस होते हैं उनके लिए। जी सर, सो मत, जल्दी पढ़ा दो फटाफट से, हमें भी निकाल आएगी देख के आपको। वो नहीं रहा था, मैं सोच रहा था, वो नहीं करते, एक एड नहीं, फाइन फॉर्म्स ए पार्ट द कोर्ट में व्हेन द पासिंग द जजमेंट ऑर्डर, जजमेंट या ऑर्डर, द होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन रिकवर्ड टू बी अप्लाइड। यदि मान लो उसको 3 साल की सजा कर दी एग्जाम्पल के लिए, और उस पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, क्या कहेगी भाई कोर्ट? ठीक है भाई, 1 साल की सजा काट ले, 1,000 रुपए फाइन कर देना, जमा कर देना, फिर अगले साल के लिए फिर 1,000 रुपए दे देना, गरीब आदमी, फिर अगले साल के लिए फिर 1,000 रुपए दे देना, ऐसे करके तो ऑर्डर में सारा मेंशन कर देगा वो। ठीक है, ये हमारा सबसेक्शन 1। अब ये देखो, इन डिफरेइंग द एक्सपेंस द प्रॉपरली incurred इन द प्रोसिक्यूशंस, ये जो सारा प्रोसिक्यूशंस ने जो दिया था उस पूरे को एक्सप्रेस किया जाता है ऑर्डर या जजमेंट के अंदर, कि कैसे कैसे उसको लेना है, हमें जो कंपनसेशन है कैसे लिएगा, उससे वसूली की जाएगी। बी, इन द पेमेंट टू एनी पर्सन द कंपनसेशन फॉर एनी लॉस इंजरी कॉज्ड by the offense when the compensation is the opinion of the court the recovery by the such person in the civil suit। बता देता हूँ भाई, कन्विक्शन हो गया बंदे को या नहीं हुआ, फाइन लग गया, वो नहीं दे रहा है, तो सिविल सूट डालेंगे। सिविल सूट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन डालेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? रिकवरी का सूट नहीं डालते, एग्जीक्यूशन का। जी सर। यदि प्यार से नहीं देता तो रिकवरी का सूट डाल देंगे भाई, अब तो दे तू। जी सर, जी ये एग्जीक्यूशन डाल देंगे। हाँ, वो भी सिविल कोर्ट में जाएगी, वो क्रिमिनल में नहीं जाएगी। जी आगे देखो, खत्म हो जाए यार। मैं तो सोच रहा है बड़ा आसान है, ये तो है तो आसान, बट सेक्शन के सब सेक्शन पढ़ते ही जा रहे हैं। चलो पेज तो कम होते जा रहे हैं। खुशी है कि हम 400 के आसपास पहुंचने वाले हैं। हा। डोंट वेस्ट द टाइम सर, प्लीज सेक्शन को फिनिश करें। हाँ सही। When any person is convicted of any offense of the having cause of death the another person or of having the abet the commission of such offense in the paying the compensation to the persons who are under the fatal accident entitled
to the cover damages from the person sentenced for losses resulting of them from the death. मान लो किसी को लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनमें से किसी की डेथ भी हो गई, हाँ, तो उसके लिए प्रतिकर। तो अब सबके लिए अलग अलग, उसकी किसी की टांग टूटी उसके लिए अलग होगा कंपनसेशन, किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी के सर फूटा और किसी की डेथ हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट जो उनको इंजरी हुई है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वो कंपनसेशन अलाउ करेगी कोर्ट। हाँ, उनकी डिसेबिलिटी के ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, एक तरीका से ये जो सेक्शन है ना तुम्हारा 395 ये एमएससीटी में लागू होता है, ध्यान रखना मेरी बात को। जी। एमएससीटी में जो एफआईआर वगैरह होती है ना अवेलेबल होती है वो सारी, बट वो जी सर। एमएससीटी पूरा यही सेक्शन लगता है उसमें एमएससीटी। हाँ, वही लगता है, उसमें डिसेबिलिटी देखते हैं कितनी है, और अगर डिसेबिलिटी नहीं है, उसके खास कोई ज्यादा ऐसी वो नहीं है, तो जो उसका ट्रीटमेंट में जितना पैसा लगा होता है वो दिलवा देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आप। चलो भाई, अरे कोई गुनगुना पानी करके ले आओ भाई। क्या बात है सर, इमेजिन कर लो, गुनगुना पानी आपके। इमेजिन करनी छोड़ दी, इमेजिनेशन मैंने छोड़ दी, अब मैं वास्तविकता में जीता हूँ।